ये इतिहास का नवा वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसके पहले के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका भी अवलोकन कर लेंगे। ये इतिहास का मैराथन क्लास है और इसमें आपके 10 वीडियो डाले जाएंगे, यानी 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आइए करते हैं। मौर्य वंश के शासक को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला की उपाधि दी गई है। तो ये थे बिंदुसार। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। इसे अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ आपको दिया गया है शत्रुओं का नाश करने वाला। और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसी के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भी भेजा था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये महान क्रांतिकारी थे और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक संस्था बनाई थी और इसी मित्र मेला को 1904 में इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है अभिनव भारत समाज। ठीक। और यह संस्था इटली के क्रांतिकारी नेता मैजनी के यंग इटली के मॉडल पर आधारित थी। 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया ऐतिहासिक पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और ये जो पानीपत जगह है ये हरियाणा के पानीपत मैदान में, और ये अफगान शासक जो था दिल्ली का सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और ये फरगना के शासक बाबर से युद्ध में हार जाता है। बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति यानी तोपखाने की विधि का अचूक अस्त्र प्रयोग किया था, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई और ये इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा जाता है और ये दिल्ली का शासक बन बैठता है और मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। 1999 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, जिन्होंने सिखों को एक लड़ाकू सैन्य संगठन में बदल दिया। तो ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये इनका जन्म जो था, ये देखो ये खालसा पंथ जो निर्माण हुआ था ये आपका आनंदपुर साहिब में। इसका मतलब होता है पवित्र या शुद्ध सेना। और इन्होंने 5 सिखों को 5 चीजें धारण करने की अनुमति दी थी, जैसे केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान। और पुरुषों के नाम के आगे ये सिंह लगा सकते थे और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाने की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने ही स्टार्ट की थी। प्राचीन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, जो विद्या और मंदिरों का प्रमुख केंद्र थी? तो ये थी कांचीपुरम में। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। पल्लव वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था सिंह विष्णु और ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था और इसकी राजधानी कांचीपुरम में है। और कांचीपुरम संस्कृत शिक्षा, पल्लव वास्तुकला और शैव वैष्णव संतों के समागम का एक बड़ा केंद्र था। और यहाँ का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। देखो यहाँ पर तंजौर चोलों की राजधानी थी, बादामी जो थी ये चालुक्यों की राजधानी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इनको याद रखना है। आगे है पवित्र भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछा गया है कौन है, जिसमें जानवरों की कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र समझाया गया है। तो यह है विष्णु शर्मा। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी और यह संस्कृत भाषा का अत्यंत लोकप्रिय नीति कथा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था राजकुमारों को सरल और मनोरंजक कहानियां के माध्यम से शासन, कूटनीति और व्यवहारिक ज्ञान देना था। बाइबल के बाद दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली ये पुस्तक है पंचतंत्र। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो नारायण पंडित है ये हितोपदेश के लेखक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। बाकी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। बाकी विशाख दत्त हैं, इन्होंने भी काफी चर्चित पुस्तक लिखी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शक्तिशाली चोल साम्राज्य यानी शाही चोल की नींव किस शासक ने रखी थी? तो इनका नाम था विजयालय। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
पल्लवों के सामंत थे ये, और इन्होंने 9वीं शताब्दी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस नवीन चोल साम्राज्य का संस्थापक इन्हें माना जाता है, और इनका कार्यकाल रहता है 850 से 871 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर बनाया था, और ये अपनी उत्कृष्ट नौसेना और ग्रामीण स्थानीय ग्राम्य प्रशासन के लिए पूरे इतिहास में फेमस है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर, जिसे एकाश्वक मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो इनका नाम है नरसिंहदेववर्मन प्रथम। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मामल्ल यानी महामल्ल की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी, और महाबलीपुरम में समुद्र तट पर एक विशाल चट्टान को काटकर इन सुंदर रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, और इन्हें सप्त पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे छोटा रथ है वो है द्रौपदी रथ। द्रौपदी का रथ जो है सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो रथ है वो है धर्मराज का रथ। ठीक, द्रौपदी के रथ पर कोई अलंकरण नहीं किया गया है, और सबसे बड़ा जो रथ है वो है धर्मराज रथ, यानी युधिष्ठिर का जो रथ है वो सबसे बड़ा इसमें बनाया गया है। वर्धन वंश के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपसे पूछा है कौन थे, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? तो ये है बाणभट्ट। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहता है 606 ईस्वी से 647 के बीच में, और इनके ही दरबारी कवि थे ये बाणभट्ट, जिन्होंने सारी रचनाएं की है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन और सैन्य अभियानों का वर्णन हर्षचरित्र में मिलता है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था, और ये हर्षवर्धन भी काफी अच्छे लेखक थे, और इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर कौन सा राजा है वो हरा देता है? दक्षिण भारत का एक चालुक्य शासक रहता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे 410 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था? तो ये था आपका कोलकाता अधिवेशन 1911। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये था 27 दिसंबर की डेट और 1911 में ये गाया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धरने, और बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत दे दी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत आए किस ब्रिटिश मिशन के प्रस्तावकों को दिवालिया हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक कहा है? तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को। यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन को इन्होंने कहा था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन रखा गया था, और इन्होंने भारत में डोमिनियन स्टेट देने का दर्जा देने का वादा किया था, और गांधी जी ने इस झूठे और भविष्य के वादों को सिरे से खारिज करते हुए इसे दिवालिया हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनाई गई थी? तो ये मोहरें बनी थी सेलखड़ी की। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन मोहरों पे सबसे अधिक एक सींग वाले जानवर और पशुपति शिव का अंकन मिलता है। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो ये थे अजातशत्रु। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और अजातशत्रु ये तो शासक थे। इनका जो अजातशत्रु के शासनकाल में इनकी अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। महाकश्यप इसी संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी शुद्ध पिटक जिसमें जो आनंद द्वारा लिखा गया था और विनय पिटक जो उपालि द्वारा लिखा गया है संकलित किया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी प्रसिद्ध गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में दिव्य भव्य स्मारक का निर्माण कराया था। तो ये कौन सा भव्य स्मारक जो है ये था बुलंद दरवाजा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने विजय 1532 में प्राप्त की थी और इस ऐतिहासिक जश्न में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, लगभग 176 फीट। तो ये आप याद रखेंगे। 1883 में किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में विवादित एल्बर्ट बिल लाया गया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी करार दिया था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा।
भारत में सबसे उदार वायसराय लॉर्ड विपन के समय 1883 में इनकी परिषद के विधि सदस्य सर सीपी एल्बर्ट ने एक बिल पेश किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों को भी भारत में रह रहे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल जाए। अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान समझा और इसके खिलाफ भयंकर श्वेत विद्रोह कर दिया। अंततः दबाव में आकर लॉर्ड रिपन को इस बिल में संशोधन करना पड़ा था। अब आगे है चोल प्रशासन के बारे में दिया गया है। सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय ग्राम स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की विस्तृत जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है। तो यहाँ पर आपसे अभिलेख पूछा गया है, ये है उत्तर मेरूर अभिलेख, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और चोल शासक परांतक प्रथम के समय का है। तो ये परांतक प्रथम के समय का बनवाया गया ये अभिलेख है। इसमें ग्राम सभाओं को उर या फिर सभा महासभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, योग्यता और समिति व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये स्थापना मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए पहले अलीगढ़ आंदोलन किया गया, उसके बाद में मुस्लिमों के आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। आगे चलकर 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता है। अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश का स्थापना किसने की थी? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बृहदत्त की हत्या किया था, ये उसका सेनापति था और कट्टर ब्राह्मण था और इसने हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने, जिन्हें इसके राज पुरोहित महर्षि पतंजलि ने संपन्न कराया था। आगे है 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा गया है। मराठा राज्य के साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक किस किले में संपन्न हुआ था? तो ये रायगढ़ का किला था। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था, जबकि इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। और ये प्रसिद्ध गंगा भट्ट जो हिंदू रीति रिवाज के द्वारा इन्हें संपन्न कराया गया था। तो गंगा भट्ट के द्वारा, ये प्रसिद्ध विद्वान थे काशी के, इनके द्वारा ये वैदिक रीति रिवाजों के साथ इनका राज्याभिषेक संपन्न होता है। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति और हैदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारकर्ता की उपाधियां धारण की थी। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये लाल किले में, दिल्ली में। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने सैनिकों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनके प्रमुख अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का खुला मुकदमा चलाया गया। ठीक है, आगे है 421 में 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा शक्तिशाली जन आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें पहली बार विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और इसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और इसका विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन ने। और इसमें स्वदेशी उद्योगों और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था और विदेशी वस्तुओं को जला करके इसकी होली खेली गई थी। और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा या शासक हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को हरियाणा के थानेश्वर से ऐतिहासिक नगर में स्थानांतरित किया था। तो वो ऐतिहासिक नगर कौन सा था? कन्नौज। ये पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने 606 ईस्वी में इसकी राजधानी बनाया था, क्योंकि इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये सिंहासन संभालते हैं और अपनी जो पुत्री बहन रहती है इनकी राजश्री की सहायता करने और अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन को केंद्र से चलाने के लिए इन्होंने थानेश्वर से राजधानी कन्नौज परिवर्तन किया था। कन्नौज का एक नाम है महोदय श्री और जो उत्तर भारत की राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। 1527 में लड़े गए ऐतिहासिक खानवा के युद्ध में
मुगल शासक बाबर ने किस महान राजपूत राजा को पराजित किया था? तो ये राणा सांगा है, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो युद्ध हुआ था 1527 में, 17 मार्च के डेट थी ये, और ये आगरा के पास एक मैदान है खानवा, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भयंकर सेनाएं दोनों तरफ से थी, और इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और शराब के सभी प्याले तोड़ दिए। तो खाने के बल पर बाबर इस युद्ध में जीत प्राप्त करता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध में जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की, तो उसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तारीख थी 28 दिसंबर 1885, यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और WC बनर्जी इसके, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी पूर्ण नाम है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य का राजस्व टैक्स इकट्ठा करने वाले सबसे बड़े अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये थे समाहर्ता, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें मौर्य साम्राज्य में 18 प्रमुख अधिकारी हैं जिनका वर्णन चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया गया है। इसमें समाहर्ता था वो आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर था, यानी रेवेन्यू कलेक्टर कलेक्ट करता था और आय व्यय का पूरा विवरण रखता था, और ये आज के वित्त मंत्री या फिर जिला कलेक्टर के समान होता है। संविधाता यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब था राजकीय कोषाध्यक्ष या फिर खजाने का रक्षक होता था। भारत के किस प्रसिद्ध सूफी संत को महबूब इलाही या ईश्वर का प्रिय कहा जाता था, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? ये थे निजामुद्दीन औलिया, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ने की धमकी दी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्ति कही थी, हुनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। और ये प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इन्हीं के परम शिष्य थे। तो अमीर खुसरो के गुरु थे, और इन्होंने 7 सुल्तानों के कार्यकाल देखे थे, लेकिन कभी भी उनके दरबार में कभी नहीं गए थे, ऐसा इसमें वर्णित है। 1930 में बंगाल के चटगांव शस्त्रागार लूट का सफल नेतृत्व किस महान क्रांतिकारी ने किया था, जिन्हें छात्र प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारते थे? तो ये थे सूर्य सेन, ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो चटगांव है यह बांग्लादेश में पड़ता है, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया था सूर्य सेन ने, और युवाओं के समूह को इन्होंने इकट्ठा करके अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम पर धावा बोल दिया था, यानी जो शस्त्रागार था, और उसे लूट लिया। 1934 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। गुप्त काल के किस महान शासक ने मध्य एशिया के बर्बर जनजाति होड़ों के भयंकर आक्रमण से भारत की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो ये थे स्कंदगुप्त, सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के सिंहासन बैठते ही भारत पर होड़ों का एक अत्यंत क्रूर जनजाति होती थी मध्य एशिया की, उन्होंने आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए थे, और स्कंदगुप्त ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए होड़ों को बुरी तरह से खदेड़ दिया था। इस महान विजय की जानकारी हमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। तो गाजीपुर में है उत्तर प्रदेश के भीतरी स्तंभ लेख, वहां इसकी जानकारी दी गई है। आगे इसमें बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए अत्यंत कठोर लव और रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपने विद्रोहियों और डाकुओं को बड़ी क्रूरता से इन्होंने सफाया किया था, और बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और धरती पर ईश्वर की छाया होता है, जिसे जिले इलाही भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपना भारत में प्रथम आमरण अनशन या भूख हड़ताल किस मजदूर आंदोलन के दौरान किया था? तो ये अहमदाबाद मील हड़ताल थी, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1918 में, और उन्होंने इसमें जो मजदूर थे वो 35% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि जो मालिक थे वो 20% देने का बात कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भारत में पहली बार ये आमरण अनशन अस्त्र का प्रयोग किया, और अंततः दबाव में आकर मिल मालिकों को झुकना पड़ा और उन्हें 35% बोनस मिल गया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल किस धातु से बनाई गई थी, जो उस समय की उत्कृष्ट धातु कला का प्रमाण है? तो यह बनी होती थी कांसा की, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कांसा जो है ये तांबे और टिन से मिलकर के बनाई जाती हुई थी धातु,
और ये 10.5 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा मिली है जो कांसे की थी, और इसमें गुप्त मोम लगाकर तकनीक से इसे बनाया गया था। तो ये गुप्त मोम तकनीक क्या है? हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित इस्लामी वास्तुकला के रत्न अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 1311 ईस्वी में बनवाई गई थी, और ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से विशुद्ध गुम्बद और मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी अधिवेशन में युवाओं का विरोध झेलते हुए गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 1347 में दक्षिण भारत में शक्तिशाली बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस मुस्लिम सूबेदार ने की थी, जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था? तो ये है हसन गंगू। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की बात है, और इनका जो वास्तविक नाम था हसन गंगू का जफर खान। ये जब ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाते हैं। गुलबर्गा जिसका नाम उसने एहसानाबाद रखा था, इसको राजधानी बनाते हैं। बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य से रायचूर दोआब के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहा था। मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो यह है रत्ननामा। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबार में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और इसी के आदेश पर बदायूनी, नकीब खान और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, और जिसका नाम रखा गया रत्ननामा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, जिसे सिर्फ एक अकबर नाम दिया गया, और पंचतंत्र का नाम जो अनुवाद किया गया था उसका नाम दिया गया था अनवार-ए-सुहेली। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 1839 में बंगाल में राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा देने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने और भारत के प्राचीन उपनिषदों के दर्शन का प्रचार करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया जो बंगाली भाषा में छपती थी। प्राचीन काल के सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ या नदियों की माता कहकर संबोधित किया गया था? तो यह है सरस्वती नदी। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्यों के जीवन में यद्यपि सबसे प्रमुख और सबसे अधिक बार वर्णित सिंधु नदी थी, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र और पूजनीय नदी सरस्वती को माना गया है। इसे माते तमा, नदी तमा और देवी तमा इत्यादि नामों से बुलाया गया, और ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम उल्लेख मिलता है। 1780 में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जेम ऑगस्टस हिस्की। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, और इन्होंने 1780 में इसको प्रकाशित किया था। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिक्स और उनकी पत्नी ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण नाराज होकर हेस्टिक्स ने इस प्रेस को जब्त कर लिया था। 1923 में असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने के उद्देश्य से इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने मिलकर की थी? तो यहाँ पे 2 नेता थे। कौन कौन से? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि चुनाव लड़कर विधान परिषद में जाए और सरकार के कामकाज में बाधा डाले, और इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं।
मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख और अभिलेख जनसाधारण की सुविधा के लिए किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, प्राकृत भाषा उस समय की आम बोलचाल भाषा रहा करती थी और ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि, ये इजी लिपि होती थी। और अभिलेखों के जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक 4 लिपियों का उल्लेख किया गया है। 1798 में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करने और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि की शुरुआत की थी और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम 1798 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। वर्तमान भारत के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता बोली जाती है का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल आपसे पूछा गया है, भारत में स्थित हो तो ये है राखीगढ़ी। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो है ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, जबकि भारत में राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। मुगल वास्तुकला में ताजमहल की फुहा नकल यानी दक्षिण का ताज कहे जाने वाले बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये है औरंगजेब। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने ये मकबरा बनवाया था 1778 ईस्वी में और ये अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी या दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था और इसे ताजमहल की फूही नकल कहा जाता है, फूहन नकल कहा जाता है या गरीबों का ताजमहल। इतनी इसमें खराब वास्तुकला और कम बजट के कारण बनाया गया था। मौर्य सम्राट अशोक के हृदय और जीवन को बदलने वाले भयंकर कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का विस्तृत वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में है। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस भयंकर रक्तपात को देख करके इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और कई लाख लोग घायल हो गए थे। इस भयंकर रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और वो युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म घोष यानी धर्म और शांति की नीति अपना लेते हैं, जिसका वर्णन आपके 13वें शिलालेख में किया गया है। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित उस काले कानून को क्या कहा जाता था जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इस कानून ने पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए और भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून कहा था। इसी कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी। दिल्ली सल्तनत में सेना को मजबूत करने और मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य को बचाने के लिए एक अलग सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस विभाग के प्रमुख को आरिज मुबालिक कहा जाता था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमणों का सामना करने के लिए सेना को सुसज्जित करना था। 8वीं सदी में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किन 3 महान शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय यानी 200 वर्षों तक ये युद्ध चला था? तो इसमें किन 3 शक्तियों ने भाग लिया था? तो ये थे आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था जिसमें पाल वंश था जो बंगाल से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश। 200 वर्षों तक लगातार इनसे युद्ध होता रहा और अंत में जीत हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की। 1828 में भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारत के पिता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाते हैं। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, एक ईश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा का प्रचार करना और महिलाओं के अधिकारों विशेषकर सती प्रथा के खिलाफ लड़ना था। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें
राजा की उपाधि दी थी। 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया था? तो ये थे जहांगीर। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। हॉकिंस और थॉमस रो दोनों ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर के आए थे। भारत में व्यापार करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए छूट प्राप्त करने के लिए जेम्स प्रथम राजदूत बना करके भारत भेजा था और लगभग 3 वर्षों तक भारत में ये रहे और अपनी कूटनीति से मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का फरमान प्राप्त करने में सफल हो गए। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल जो बना था पहला, उसका गौरव किसने प्राप्त किया है? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जहां पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बेंटिक ने प्रथम गवर्नर जनरल की उपाधि प्राप्त करी। ये कब? 1833 में। बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ठगी दमन प्रथा का दमन करके भारतीय इतिहास में उदार प्रशासक के रूप में जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।